बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने से पहले ज़रा आप सेंटर वर्ड को समझ लीजिए। सेंटर क्या है और ग्रेविटी क्या है, इन दो वर्ड्स को पहले आप आसानी से समझ लें। और इनको समझने के लिए आप अर्थ को हमारी समझ लीजिए ज़रा। हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है। दो किस्म की हरकत है हमारी अर्थ की। क्या? ये रोटेट भी कर रही है और ये रिवॉल्व भी कर रही है। रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। रोटेट का मतलब ये है कि ये खुद घूम रही है अपने ही गिर्द, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने सेंटर के गिर्द। ऐसे ये और ये, समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद रिवॉल्व को देखते हैं तो रिवॉल्व का मतलब किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूमना। तो हमारे पास ये सन है, ये इसके गिर्द भी घूम रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आसान सी। ये मार्कर है, ये एक प्लेट पे रखा हुआ है। प्लेट, अगर प्लेट पे ये मार्कर रखा हुआ है, उस प्लेट को मैं यूं दायरे में घुमाता हूँ, सर्किल में घुमाता हूँ, तो ये जो मार्कर है ये तो रेस्ट पोजीशन पे, ये तो हरकत नहीं कर रहा ना। लेकिन इनडायरेक्टली ये हरकत में है। क्यों? क्योंकि ये जिसके ऊपर रखा हुआ है वो प्लेट सर्किल में घूम रही है, इसलिए ये भी सर्किल में घूम रहा है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो हम भी रोटेट कर रहे हैं, ये बोर्ड भी रोटेट कर रहा है। ठीक है? और अगर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो हम भी रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारा ये बोर्ड भी रिवॉल्व कर रहा है, ये मार्कर भी रिवॉल्व कर रहा है। सारी चीज़ें रिवॉल्व भी कर रही हैं और रोटेट भी कर रही हैं, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम हैं वो ये दो मोशन में है। बात को समझ रहे हैं? तो इनडायरेक्टली हम भी हरकत में हैं। समझ आ गई बात आपको? अब हम बने किससे हैं? पार्टिकल्स से। किससे बने हैं? पार्टिकल्स से। कलेक्टिवली पार्टिकल, ये जिस तरह हम सारे इंसान हैं ना, इंसानों के बाद फिर मुख्तलिफ रिलीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं, मुख्तलिफ थॉट्स में डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल। लेकिन हम सबका एक नाम है ना, क्या? ह्यूमन बीइंग। कोई चाइनीज़ जो है या अमेरिकन जो है वो इस बात से डिनाई करेगा कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। वी ऑल आर ह्यूमंस। हम सबका एक नाम तो है, ह्यूमंस। बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल भी इसी तरह एक नाम है, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। एटम को भी पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब जो हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं। इनका कलेक्टिव नेम ये है, क्योंकि सब बहुत छोटे होते हैं, सब बहुत छोटे होते हैं। तो ये अर्थ क्या पार्टिकल्स से नहीं मिलके बनी? बिल्कुल बनी है। क्या मैं पार्टिकल्स से नहीं मिलके बना? बिल्कुल। क्या ये बोर्ड नहीं? क्या आप नहीं? सब कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना है। अगर अर्थ हमारी रोटेट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं अर्थ के। और अर्थ के ऊपर जो हम लोग मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें ये भी जो रोटेट कर रही हैं, दायरे में घूम रही हैं, सर्किल में घूम रही हैं, तो हम भी तो पार्टिकल्स से मिलके बने। इसका मतलब हमारे पार्टिकल्स भी दायरे में घूम रहे हैं। अब जब आप सर्किल में घूमते हैं तो आप थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ के ऊपर। सर्किल में जो चीज़ें घूमती हैं, कभी आपने देखा है वर्लपूल को? वर्लपूल क्या है? समंदर में या दरिया में भंवर बन जाता है, ऐसे ऐसे, ये 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 बन जाता है। आप देखें उस चीज़ में कोई भी चीज़ आती है तो वो कहाँ जाती है? उस वर्लपूल के अंदर, उस भंवर में जो पानी के अंदर बन गया, उसके ऐसे घूमते 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 कहाँ? उसके सेंटर में जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? ये उसका सेंटर है। ये क्या है? उसका सेंटर है। बात को समझिएगा ज़रा।
तो ये जो अर्थ है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो रोटेट करते हुए कोशिश नहीं करेंगे कि वो पार्टिकल्स भी अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करें? और बिल्कुल इसी तरह अर्थ के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं, हम सब, क्या हमारे पार्टिकल्स भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि वो भी हमारी बॉडी के सेंटर में जाने की कोशिश करें? देखिए, हम जब हरकत कर रहे हैं, जब ये अर्थ हरकत कर रही है, रोटेट कर रही है, गोल दायरे में घूम रही है, तो हम कह रहे हैं कि इसके पार्टिकल्स इसके सेंटर में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस वर्लपूल या भंवर से आपको समझाने की कोशिश की जो दरिया में बनता है, समंदर में बनता है। उसके कोने पे कोई चीज़ रख दें आप यूं, तो वो घूमती हुई सेंटर की तरफ जाती है, क्योंकि वो सर्किल में घूम रहा है। इसी तरह अर्थ के पार्टिकल्स भी सर्किल में घूम रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट का मतलब है इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे हो जाना, जमा हो जाना, जमा हो जाना एक जगह। तो क्या अर्थ के पार्टिकल्स कोशिश नहीं करेंगे कि अर्थ के सेंटर की तरफ कंसंट्रेट होने की कोशिश करें? हो तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश तो होगी ना उनकी कि वो सेंटर की तरफ जाएं। बिल्कुल इसी तरह अर्थ पे मौजूद जो चीज़ें जो रोटेट कर रही हैं, उनके पार्टिकल्स भी, इस मार्कर के पार्टिकल्स भी, वो भी कोशिश करेंगे कि वो सेंटर की तरफ जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन कोशिश होती है, जिस हद तक वो जा सकते हैं, जिस हद तक वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, कहाँ पर? सेंटर में, बीच में आने की, कंसंट्रेट करने की, उतना वो कर लेते हैं। अब एक बात हमें समझ में आती है कि हमारी कायनात में मौजूद सारी चीज़ें जो कि सर्किल में घूम रही हैं, दायरे में घूम रही हैं, हमारी अर्थ पर मौजूद सारी चीज़ें वो भी सर्किल में घूम रही हैं, दायरे में घूम रही हैं, और उनके पार्टिकल्स भी सर्किल में घूम रहे हैं, दायरे में घूम रहे हैं। तो वो पार्टिकल्स भी कंसंट्रेट होना चाहते हैं किस जगह पे? सेंटर पे। और उन पार्टिकल्स का, उन सारे पार्टिकल्स का क्या मास नहीं है? क्या मास नहीं है? बिल्कुल मास है। इस मार्कर का क्या मास नहीं है? बिल्कुल मास है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का मास है। अगर कोई बात क्लिक होने से रह गई हो तो वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देखें, बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। दोबारा बैक करें वीडियो को और मेरी बातों को, एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से सुने, समझें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये मार्कर जो है, इसके पार्टिकल्स भी कंसंट्रेट करना चाहते हैं सेंटर में, तो इस मार्कर का मास है, तो इसके पार्टिकल्स का भी मास है। और पार्टिकल्स जो सेंटर की तरफ कंसंट्रेट करना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं, उनका भी मास है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को लेते हैं। ये तो सेंटर की बात हो गई, जिसका मतलब बीच होता है, बीच। ग्रेविटी क्या है? ये फोर्स है, ये फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है? जो कि डिस्टेंस से लगती है और अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे कि एक मैग्नेट का पीस है, एक आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेता है अट्रैक्टिव फोर्स। मैग्नेट खुद जाके पकड़ के नहीं लेके आया आयरन के पीस को, बल्कि मैग्नेट अपनी जगह पर ही रहा, बल्कि इसको अपनी तरफ खींच लिया। मतलब मैग्नेट ने इतने डिस्टेंस से, दूरी से इस पर फोर्स लगाई। इसको कहते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस, जो दो तरह की है, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। या अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इसके ऊपर लगी, इसको अपनी तरफ खींच लिया। ग्रेविटी भी एक फोर्स है। ये हर वो बॉडी लगा सकती है जिसके पास मास है। हर बॉडी के पास मास क्यों है? क्योंकि हर बॉडी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स के पास मास है। तो हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है, ये भी फोर्स लगा रही है। कौन सी? ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने क्या कर रखा है? अट्रैक्शन क्रिएट की हुई, अट्रैक्टिव फोर्स लगाई हुई, जिसकी वजह से इस मार्कर को अगर मैं नीचे छोड़ता हूँ, ये नीचे की तरफ जाता है। क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको क्यों खींच रही है आखिर अर्थ अपनी तरफ? मुझे क्यों खींच रही है, इसको क्यों खींच रही है? क्योंकि
हम सारी जो चीज़ें हैं सबका मास है। और मास क्यों है हम सारी चीज़ों का? क्योंकि हम सारी चीज़ें मिलके बने हैं पार्टिकल्स से, और क्योंकि हम सर्किल में घूम रहे हैं इसलिए हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो भी सर्किल के सेंटर की तरफ जाना चाहते हैं। इसीलिए वो सर्किल के सेंटर की तरफ, हमारी बॉडीज़ जो हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बीच की तरफ ज़्यादा होंगे, बीच की तरफ ज़्यादा होंगे, सेंटर की तरफ ज़्यादा होंगे। तो सेंटर की तरफ मास ज़्यादा होगा, सेंटर की तरफ मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी भी, जहाँ ज़्यादा मास होगा वहीं ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी। दोबारा मेरा जुमला सुन लीजिए, बॉडी के अंदर जहाँ ज़्यादा मास होगा वहीं ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी। और उसी जगह को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक मिसाल लेते हैं, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मिटा दूँ इसको, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वीडियो को आपको एक दफ़ा बैक करके दोबारा देखना पड़ेगा अगर तो आपको थोड़ा सा 19-20 डाउट हो रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक है आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा है आपके पास ये। इसका भी मास है, इसका भी मास है। दोनों को मैं हवा में छोड़ देता हूँ ऐसे। मुझे क्या बताइए आप, क्या यहाँ पर क्या इसका मास जो है, इसका मास इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना यहाँ मास है उतना ही यहाँ मास है, उतना ही यहाँ मास है, उतना ही यहाँ मास है, बराबर बराबर मास है। क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है। लेकिन ये जो बॉडी, ये एक रेगुलर शेप्ड बॉडी है, लेकिन ये जो है वो रेगुलर शेप्ड बॉडी नहीं है, बल्कि ये अजीबोगरीब सी बॉडी है। इसका मास ज़्यादा यहाँ है, कम यहाँ है। तो जहाँ ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी वहाँ ज़्यादा एक्ट करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर करेगी। समझ आ गई बात? तो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पर होना चाहिए? वो जगह कहाँ होनी चाहिए? वो जगह यकीनन यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि मास कितना है? ग्रेटर मास, ज़्यादा मास यहाँ पर है। जितना ज़्यादा मास जहाँ पर होगा ग्रेविटी वहीं पे एक्ट करेगी, क्योंकि ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि मास पर एक्ट करती है। तो मास ज़्यादा वहाँ है तो वहीं वो एक्ट करेगी। यहाँ पर क्योंकि मास इक्वली डिवाइड है तो इसीलिए इस बॉडी के सेंटर में, बीच में एक्ट करेगी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी डेफिनेशन, नॉर्मली डेफिनेशन लेके वीडियो तवील हो गई, सॉरी, थोड़ी मिटा दूं इसको। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन अब हम ले लेते हैं। क्या है डेफिनेशन बुक में जो लिखी हुई है आपकी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, that point in a body, that point in a body where the whole weight means gravity acts। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे ये नहीं बताएंगे इससे लिखते हैं, आप मुझे बताएं सर ये मार्कर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी बॉडी के अंदर, ये एक बॉडी है, किसी बॉडी के अंदर दैट पॉइंट, वो पॉइंट है, वो पॉइंट मतलब वो जगह है इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर, वेयर, जहाँ होल वेट एक्ट्स, जहाँ पूरा वेट जो है वो एक्ट करता है, जहाँ पर पूरा वेट जो है वो लगता है। किस जगह पर वेट लग रहा है? वेट को तो समझ लीजिए आप, वेट किसकी बात कर रहा है? मैं तो ग्रेविटी ग्रेविटी चीखता रहा हूँ, वेट का मतलब ग्रेविटी ही है भाई। यहाँ पे हम कहते हैं ना यहाँ वेट ज़्यादा है, कहते हैं यहाँ इस जगह वेट ज़्यादा है, यहाँ वेट कम है, तो क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर रही है। क्यों ज़्यादा एक्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा है, इसीलिए यहीं पर कहीं ना कहीं, यहीं पर कहीं ना कहीं वो पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? द पॉइंट
इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर वो जगह जहाँ पर जो है वो होल बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा हो, वो अमल कर रहा हो, वो लग रहा हो वहाँ पर वेट, यानी कि ग्रेविटी उस जगह पे लग रही हो। बात समझ आ रही है? अब ये है इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी। बॉडी हमारे पास दो किस्मों की होती है। ये है इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी, यानी कि जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो, कोई कायदा ना हो, अजीबोगरीब सी हो। ये जो बॉडी है ये रेगुलर शेप्ड बॉडी है, ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं इसको। ये जो बॉडी है स्क्वायर वाली, ये भी रेगुलर शेप्ड बॉडी है। ये जो रेक्टेंगल है ये भी रेगुलर शेप्ड बॉडी है। समझ में आ गई बात आपको? तो रेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके सेंटर को आप टच कर लें, बिल्कुल उसके सेंटर में जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करता है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज़ की बात आए तो आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यहाँ मास क्योंकि ज़्यादा है तो यही होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन किस जगह होना चाहिए ये फाइंड आउट करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। उसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ मास ज़्यादा है तो यहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस जगह से, और वहाँ से पकड़ के उसको खींच रही है। इसकी एक और एग्जांपल आसान सी ले लेते हैं। आप एक वॉशिंग मशीन उठाते हैं तो वॉशिंग मशीन आप किस जगह से उठाना चाहते हैं? लाशऊरी तौर पर आप उस जगह से वॉशिंग मशीन को उठाते हैं जहाँ उसका वज़न सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर, अगर मैं इसको वॉशिंग मशीन कह दूँ, इसकी बेस पर यहाँ पर मोटर लगी हुई होती है, ऊपर वाला तो खाली जगह होती है ना। तो कोई भी आदमी इसको बोलेंगे वॉशिंग मशीन उठाओ तो इस जगह से नहीं उठाएगा, वो यहाँ से उठाएगा। ये लाशऊरी तौर पर हम काम कर रहे होते हैं। क्या ढूंढ रहे होते हैं हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहे होते हैं कि वो किस जगह पर है। तो वो जिस जगह पर होगा जहाँ ज़्यादा मास होगा। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ इसको समराइज़ करते हैं आपकी बुक के अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड ले लीजिए, उसका लिखा हुआ है सेंटर ऑफ रॉड। बिल्कुल आसान है क्योंकि वो भी यूनिफॉर्मली बॉडी। सर्कुलर प्लेट, गोल प्लेट है, उसका सेंटर है, उसका बीच है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है। प्लेट ले लीजिए, प्लेट स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, मैंने बनाया हुआ है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लेट्स हों, और पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम हो। पैरेललोग्राम हमारे पास कई किस्मों का होता है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। अब ये दूसरी डिटेल निकल आएगी मैथमेटिक्स की, उसमें मैं फ़िलहाल जाना नहीं चाहता। तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों एक दूसरे के, उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ये कैसे होगा ये बता देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, लाइंस का इंटरसेक्ट करना, आपस में टकराना, ठीक है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और उसमें क्या हो रहा है? अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं। ये देखें, ये ज्वाइन हो गए इस तरह से। अच्छा, और क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। अगर ट्रायंगुलर प्लेट है, ये थोड़ा सा मसला कर सकती है ये। इसके लिए इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आपको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? लिखा हुआ है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? एक बॉर्डर इसका ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचें सामने वाली साइड तक ले आएँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचें सामने वाली साइड तक ले आएँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचें इसके अपोजिट जो सामने वाली साइड है वहाँ तक ले जाएं। ये तो अभी सही तरह मुझसे बना नहीं, स्केल से करेंगे तो ये तीनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे। वो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक या क्यूब है। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं इनमें और इसमें फ़र्क है। क्यूब जो है वो ऐसा होता है, डब्बा टाइप का, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डब्बे का बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा। अब डब्बा तो यहाँ बोर्ड पे बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल सेंटर में जाके वो होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे? अब यहाँ बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने इमेजिन में देखें कि डब्बा आपके हाथ में, आपने आरी से इसको काट दिया ये,
फिर यहाँ से भी आपने काट दिया इसको, बिल्कुल इसको क्रॉस में काट दिया, ये डायगोनल्स कहलाएंगे। इसके सेंटर पॉइंट होगा ये इसका, यानी कि डब्बे का बीच जो होगा, बस आसान लफ्ज़ों में ये बात। सिलेंडर मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, सिलेंडर का भी अगर आप देखें, ये सिलेंडर इस तरह से होता है, लंबा भी और गोल भी, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि ये भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका भी सेंटर का पॉइंट जो है वो ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक जो एग्जाम्पल इसने दी है वो ज़रा मैं क्लियर कर दूं, ये मिटा दूं। रिंग जो है, अब देखिए यहाँ तो जितनी बॉडीज़ हमने देखी हैं सारी सॉलिड बॉडीज़ हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना उनका सेंटर है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपके 9 मैट्रिक के लेवल के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो ये बना रहा हूँ, इसमें सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बननी चाहिए तकरीबन, तब जाके कंप्लीट पिक्चर आती है, क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स के लेवल पे आगे जाते हैं तो टॉर्क्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, लेकिन वो अभी 9 मैट्रिक का कैलिबर नहीं है, वो फर्स्ट ईयर इंटर में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर उसकी वीडियो बनेगी तो उसमें तफसील से बात होगी, तब तक आपकी बेसिक्स मजबूत हो जाएंगी फिज़िक्स की। एक रिंग की अगर बात करते हैं तो रिंग ये हो गई, इसका कहा जाता है, अब देखें ये क्या है, रिंग तो बीच में से खाली है ना, ये जो फिंगर में आप रिंग पहनते हैं ये बीच में से खाली है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर, ये अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG, इसका क्या होगा, रिंग का सेंटर होगा, बीच होगा। आप कहेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे होगा। याद कीजिए मैंने स्टार्ट लेक्चर का क्या लिया था कि अर्थ घूम रही है तो सारी चीज़ें घूम रही हैं, वर्लपूल की एग्जाम्पल दी और मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो हैं इसी सर्कुलर मोशन की वजह से उनकी कोशिश होती है कहाँ पर कि सेंटर की तरफ जो है वो कंसंट्रेट करें, और एग्जैक्टली सारी चीज़ों का मास जो है वो उनके बॉडी के सेंटर की तरफ जाना चाहता है। तो जाना चाहता है तो यकीनन यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है किसी बॉडी का जहाँ पर अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है। तो इनका मास जो है जब सेंटर की तरफ कंसंट्रेट करना चाह रहा है तो यहाँ पर फोर्स भी इसी जगह पर एक्ट करेगी। समझ आ गई बात। इसके अंदर भी डेरिवेशन है, इसमें भी कैलकुलेशंस है, ये रिंग वाली जो है इसमें भी टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है। काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को बड़ी डिटेल है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हो, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो, थका हुआ कुछ ज़्यादा ही हूँ, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद मैं अच्छे से आप लोगों को मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। बहरहाल कमी कोताही हो तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।